अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सी सुमित मारू, अ फैकल्टी फॉर डायरेक्ट टैक्स एट एएस फाउंडेशन पुणे। मैं ये लेक्चर लेके आया हूं खास हमारे डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन के चलते, जो कि आपको अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जुलाई वाले एग्जाम्स के लिए। ये लेक्चर जुलाई के एग्जाम एज वेल एज जो नवंबर में एग्जाम देंगे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई इतने खास अमेंडमेंट नवंबर के लिए नहीं होते हैं। बट हियर आई विल लाइक टू क्लियर वन थिंग, ये है सीए इंटरमीडिएट के लिए। लेकिन अगर सीए फाइनल के बच्चों को भी देखना है तो डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने इन डेप्थ एनालिसिस इन डेप्थ नहीं पढ़ा जितना डेप्थ में सीए फाइनल में होता है। बट फॉर सीए इंटरमीडिएट इट्स मोर देन सफिशिएंट। एट द सेम टाइम जैसे लेक्चर का नाम है रैपिड फायर, ये हम फटाफट टॉपिक्स के ऊपर हम हाईलाइट डालने वाले, फटाफट टॉपिक्स को हम ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। प्लीज यही सिर्फ पढ़ाई चल के मत समझ के मत चलिए, ये जस्ट और जस्ट आपके रिवीजन के लिए है। एक तो आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये देख लीजिए, ताकि आप बाद में जब टॉपिक खुद से सेल्फ स्टडी करोगे आप फटाफट पढ़ लोगे। या फिर टॉपिक खत्म होने के बाद दो रिवीजन आपके, दो बार पढ़ने के बाद खुद के बाद आप कभी बैठे हो शांति से, आपको जस्ट आराम से रिवाइज करना है पीसफुली, आप लो ईयरफोन डाल दो कान में, आराम से आपके सब टॉपिक्स यहाँ पे मैं रिवाइज कर दूंगा। ये हमारे आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक डायरेक्ट टैक्स के रिवाइज करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरा टॉपिक है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड तीसरा टॉपिक एग्रीगेट अपना एग्जेम्प्ट इनकम, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम, एसईजेड का डिडक्शन, ये सब आता है। ये तीनों टॉपिक हम फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और आपको इसके संबंध कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको एक नंबर दूंगा लास्ट में, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज व्हाट्सएप करके डेफिनेटली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so let's start the rapid fire round for our rapid fire revision of direct tax from the very first topic of basic concepts. So guys, अब बेसिक कंसेप्ट में उन्होंने बेसिकली आपको टैक्स रेट दिए हुए और थोड़े बहुत कंसेप्ट के साथ में आपको हाईलाइट किया हुआ है, जो कि आपको फाइनल में सब कुछ निकालने के बाद टैक्स निकालने काम आएंगे। तो जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले हम बात किए तो 2 टाइप की टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। सबको हमें पता है डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आप खुद पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स आप किसी के जरिए पे करते हो, जो कि हमारे जीएसटी में हम पढ़ने वाले अच्छी से, राइट। एंड उसके बाद कुछ अलग अलग बातें की, अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, जैसे नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स, अलग अलग चीजें होती है, रूल्स, राइट। रूल्स तो हमें बताते हैं हमें एक्ट कैसे फॉलो करना है। नोटिफिकेशंस होते हैं जो बार बार जो अमेंडमेंट, बार बार जो चेंजेस होती है वो गवर्नमेंट हमें नोटिफिकेशन के जरिए बोलती है। उसके बाद जो सर्क्यूलर्स होते हैं, जैसे कि मैं क्लास में बोलता हूं, स्कूल में आप जब बैठे रहते हो आपको जो सर्क्यूलर देते हैं टीचर पढ़ती है और वो खुद तक ही रखती है, वैसे ही सर्क्यूलर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स वालों के डिपार्टमेंट वाले ही फॉलो करेंगे। आपके ऊपर है आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, लेकिन अगर आपको उसका यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी किसके लिए है? जैसे टीचर्स के लिए होता है वैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी होता है, राइट। उसके बाद जैसे हमारा आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ कोई भी जाके अपने हिसाब से मनमानी टैक्स नहीं वसूल कर सकता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होनी चाहिए, जो कि पावर 246 में डिस्कस की हुई है। 3 लिस्ट में टैक्स को बांटा गया होता है। सबसे पहले लिस्ट होती है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो आएगा। स्टेट लिस्ट में जैसे नाम बोलता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो आएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर जब टैक्स कलेक्ट करेंगे तो वो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि है जीएसटी, वो हम आगे वापस पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी में दोनों भी मिलकर टैक्स कलेक्ट करता है, वो कहा जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। आप बोल सकते हो कहा जाएगा हमारा इनकम टैक्स। कौन लेता है इनकम टैक्स? हमारे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी लेते हैं, तो वो जाएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल लिस्ट फर्स्ट जो लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर वो जाएगा। उसके बाद अलग अलग चीजें होती है, एक कंसेप्ट होता है उसके अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बोल के कंसेप्ट होता है। अब प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में आप रुक कर पूरी कमाई करने वाले हो, और असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिसमें जाके आप टैक्स भरने वाले हो। वेरी सिंपल। तो मैं जिस साल में कमाई करूंगा उसको बोलेगा प्रीवियस ईयर, और जैसे ये प्रीवियस ईयर अप्रैल में खत्म होगा फिर जो आएगा उसे बोलेगा असेसमेंट ईयर। तो अगर मैं अभी हमारा एग्जाम्पल लू तो मैंने 19-20 फाइनेंशियल 19-20 के अंदर जितनी भी इनकम कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स में कब भरूंगा? अप्रैल खत्म होने के बाद 20-21 में। तो 19-20 को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर और 20-21 को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्लियर है सबको? तो नॉर्मली हमेशा कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी फर्म जब कभी भी प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएगा वो जाके भरेगा पैसा कब? असेसमेंट ईयर के अंदर। लेकिन इसके 5 एक्सेप्शन है। 5 ऐसी जगह है जहां पे हमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का झंझट नहीं रखेंगे, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्स। ऐसी 5 चीजें कौन सी है? तो 5 में सबसे पहली है, अरे भाई ये जो आदमी ना वो यहां से भाग रहा है, सी पर्सन लिविंग फ्रॉम इंडिया, अरे ये जो आदमी ये इंडिया छोड़ के भाग रहा है वो पता नहीं है वो वापस कब आएगा, इसके लिए कहा रुके कि हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, भाई जब कमाया पैसा तभी दे हमको टैक्स, बात खत्म। दूसरा, आदमी ग्रुप करके भाग रहा है, ग्रुप बना के भाग रहा है, मतलब एओआई बीओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स,
और कोई ग्रुप होगा उनका काम अब खत्म होने वाला है तो उनके लिए भी हम नहीं रुकेंगे, जब कमाया तभी टैक्स पे कर दो। तीसरा, वो कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, भाई तेरे लिए भी हम नहीं रुकेंगे, जिस साल में पैसा कमाया उसी साल टैक्स भर। चौथा, वो बिजनेस ही बंद कर रहा है, अरे भाई जब वो बिजनेस बंद कर देगा तो उसके बाद वापस कब हमारे पकड़ में आने वाला है, नहीं आएगा। पांचवी कंडीशन है शिपिंग बिजनेस है, कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है, आएगा वो शिप में अपना माल छोड़ेगा और निकल जाएगा, कहा हम वापस उसके पास असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो उसी को भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दिस आर द 5 एक्सेप्शन जिसे मैं नॉर्मली इसी लॉजिक में बोलता हूं। सबसे पहले कोई आदमी भाग रहा है, भाई अभी टैक्स भर दे। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भाग रहे हैं, अभी टैक्स भर दे। भाई तू कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, बिजनेस बंद करके भाग रहा है, अभी टैक्स भर दे। या फिर अगर किसी का शिपिंग बिजनेस है नॉन रेसिडेंट का, शिप से भाग रहा है तो भी अभी टैक्स भर दे। तो ये 5 एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के रूल को, बाकी सब में आपको प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग पर्सन की इनकम टैक्स में। अलग अलग पर्सन सभी पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, सबको पर्सन कहलाता है। लेकिन एक यहाँ पे और एक इन डेप्थ में जाऊंगा एचयूएफ के लिए। एचयूएफ के लिए उन्होंने बेसिकली बोला हुआ है भाई लड़का लड़की एक समान। 2005 में अमेंडमेंट आ गया था, जिसके बाद लड़कियों को भी उतना ही हक मिलने लगा जितना लड़कों को हक मिलता था एचयूएफ में। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, समझो एक किसी चंपक का 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक समझो चंपक चंपू और एक चमेली। अब चंपक के चमेली और चंपू दोनों को सही हक मिलेगा चंपक के एचयूएफ में से। अब जब ये चमेली बड़ी होकर शादी होकर दूसरे फैमिली में चले जाएगी तो ये चमेली पहले तो एचयूएफ में को पार्टनर है ही, अब जब शादियों के दूसरे घर में गई वहां पे भी वो मेंबर बन जाएगी। तो जो लड़कियां रहेगी ना वो को पार्टनर भी रहेगी और शादी होने के बाद जो फैमिली में जाएगी वहां की मेंबर भी बन जाएगी। ये चीज आपको डेफिनेटली याद रखनी है। तो लड़कियां एट ए टाइम दोनों भी चीजें रह सकती है। उसके बाद एचयूएफ में 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है मिताक्षरी, दूसरा है दयभागा। अब दयभागा है वेस्ट बंगाल और असम वाले फॉलो करते हैं, मतलब ममता बनर्जी फॉलो करती है, बाकी हम सब लोग मिताक्षरी फॉलो करते हैं। तो क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दयभागा में ये बोलते हैं जब तक कि कर्ता ना मरेगा प्रॉपर्टी नहीं बटेगी, किसी का हक नहीं रहेगा प्रॉपर्टी में। मतलब इन शॉर्ट ममता बनर्जी का बोलना पहले कर्ता को मारो फिर प्रॉपर्टी बांटो। पर हम लोग हमारे सीधे साधे लोग हैं, हम बोलते हैं जैसे ही बच्चा बर्थ हुआ प्रॉपर्टी में उसका इक्वली हक मिल जाएगा। ये डिफरेंस है दयभागा और मिताक्षरी में, राइट। दयभागा इज फ्रॉम ममता बनर्जी, मिताक्षरी हम लोग का है, जैसे ही बर्थ हुआ आपका आपका राइट, आपको आपका हक मिल जाएगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बात है। अब उसके बाद आपके अलग अलग टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, राइट। सो फटाफट टैक्स रेट लेते हैं, टैक्स के अलग अलग कंसेप्ट रेट्स पे कंसेप्ट पे जाते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं आपको इंडिविजुअली एचयूएफ है तो 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे आपके पास है। पहला दरवाजा 0 से 60 साल के लोगों तक है, दूसरा दरवाजा 60 से लेके 80 तक है, तो 60 वाले जो रहेंगे दूसरे दरवाजे में जाएंगे, और जो तीसरा दरवाजा है वो 80 से ऊपर वाले मतलब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, ओके। लेकिन हम ये 3 दरवाजे का ऑप्शन देंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को जो तन मन से भारतीय है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। जो नॉन रेसिडेंट है फिर वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो उसको हम पहले दरवाजे में धक्का मार देंगे, भाई तुझे 2 दरवाजे का ऑप्शन है ही नहीं। दरवाजे का ऑप्शन किसको है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को, आप ये याद रखना। तो पहले दरवाजे में क्या टैक्स रेट है? 0 से 2.5 लाख तक बिल्कुल भी नहीं, 2.5 से 5 तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 के ऊपर 30%। पहले दरवाजे का ऑप्शन। दूसरा दरवाजा जो 60 के ऊपर है 80 तक, उनके लिए दूसरा दरवाजे का ऑप्शन है। इस दरवाजे में आपको ध्यान रखना आपका टैक्स रेट 0 से 3 लाख तक कुछ भी नहीं, 3 से 5 तक 5%, 5 से 20 तक, 5 से 10 तक 20%, और 10 के ऊपर रहेगा आपका 30%। और ये जो तीसरा दरवाजा जो सुपर सीरीज भाई 80 के ऊपर है, भाई कहां टैक्स लेंगे इनसे, इनके लिए हमने रखा है 0 से 5 लाख तक बिल्कुल भी नहीं, 5 से 10 20 और 10 के ऊपर 30% सेम है। आपको एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन में आते से आपको सबसे पहले देखना और रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट है तो सोचो ही मत, पहले दरवाजे में धक्का मार दो, बात खत्म कर दो। क्लियर सबको? अब उसके बाद कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, तो गवर्नमेंट भी उससे बहुत ज्यादा लेगी सरचार्ज के रूप में। सरचार्ज जैसे ही दिमाग में आया आपके दिमाग में और एक लाइन आनी चाहिए, जैसे मैं आपको सबको 10 बार बोल के याद दिलाई थी, सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स। ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं आपके एग्जाम में। ये है आपका टैक्स ऑन टैक्स, सिंपल। तो जो टैक्स कैलकुलेट होता आएगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगाना है। वेरी क्लियर, राइट। जो टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज की क्या रेट है? सरचार्ज कब लगेगा? तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर आपकी इनकम 0 से 50 लाख है तो कोई टेंशन नहीं है, जितना टैक्स भरने का भर दो, बात खत्म। 50 लाख से 1 करोड़ है तो सरचार्ज लगना चालू होगा 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो 15%,
2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%, विच इज द हाईएस्ट वन। वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको 111A या 112A की इनकम होगी तो उसके ऊपर 15% ही सरचार्ज लगेगा, जो हम कैपिटल गेन में जाके आराम से बात वापस कर लेंगे। ये अमेंडमेंट आया था। वेरी क्लियर सबको? श्योर। सरचार्ज के रेट, सरचार्ज इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स। अब सरचार्ज की बात की तो मार्जिनल रिलीफ की बात करता हूं। अब मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या? अरे भाई, जिसने थोड़ी सी 2 करोड़ से थोड़ी सी इनकम ज्यादा कमाई थी लेकिन उसको टैक्स का बहुत बड़ा बोझ आ गया है, उसको रिलीफ देने के लिए मार्जिनल रिलीफ लाया है। कंसेप्चुअली हमने आराम से क्लास में देखा, मैं आपको फटाफट यहाँ पे स्टेप्स लेके आगे बढ़ाऊंगा। सो यार, तो मार्जिनल रिलीफ की आपकी 3 स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप, आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम, जितनी भी इनकम, अगर 2 करोड़ 2 लाख रुपए इनकम है, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लो। नॉर्मली टैक्स निकाल के उसको रख दो। स्टेप 1। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारी, ये हो गया आपकी स्टेप 1। अब देखेंगे हम स्टेप 2। स्टेप 2 में जो टोटल इनकम थी 2 करोड़ 2 लाख, उसका नियरेस्ट स्लैब क्या है? 2 करोड़, उसके ऊपर टैक्स निकालो और जितनी एडिशनल इनकम थी वो ऐड कर दो। मतलब 2 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालोगे आप, और एडिशनल इनकम कितनी? 2 करोड़ के ऊपर कितना था? 2 लाख रुपए था, उसको ऐड कर दो। ये हो गया हमारे स्टेप 2 भी फाइनल। इसके बाद हम देखेंगे हमारे स्टेप 3, विच इज वेरी सिंपल, लोअर ऑफ द अबव। स्टेप 1 या स्टेप 2 में जो लोअर रहेगा वो स्टेप 3 है और फाइनल आंसर है। आपको कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे सर मार्जिन रिलीफ नहीं होगा तो भी लोड मत लो, मार्जिन रिलीफ नहीं होगा तो फर्स्ट आंसर फाइनल हो जाएगा, होगा तो सेकंड आंसर फाइनल हो जाएगा। आपको सिंपल 3 स्टेप जाते नहीं, 3 स्टेप में आपका मार्जिन रिलीफ हो जाता है कंप्लीट। क्लियर? तो जब जब सरचार्ज आएगा, मैं चाहूंगा कि आप सब ये लोग ये स्टेप करें और थर्ड स्टेप का फाइनल आंसर लेके टैक्स के ऊपर आप शेष लगा दो, बात खत्म करो, पूरे 10 मार्क लेके घर पे निकलो। क्लियर है सबको? यस। देयर आफ्टर अब हम देखिए कंपनी के केस में काफी कंफ्यूजन है। अब कंपनी केस में आपको ध्यान में रखना है, अगर साल 17-18 का टर्नओवर दिया हुआ और वो 400 करोड़ के नीचे है तो आपको टैक्स लगेगा 25%, नहीं तो 30%। ये 2 चीज आप क्लियर रखो पहले। उसके बाद अगर उन्होंने आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बोला हमको डिडक्शन नहीं लेने वाले हैं, हम नए रेट से जाने वाले हैं, तो उस केस में आपको टैक्स लगेगा 22% फॉर कंपनी। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको लगेगा आपका टैक्स 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस हमेशा। ये आप क्लियर रखना, एकदम क्लियरली आप याद रखिए। इसमें आपको मैट के क्रेडिट वगैरह नहीं लेंगे, नया अमेंडमेंट आया था तो 4 अभी कंपनी के 4 रेट हो गए। क्लियर है? उसके बाद अगर वो फॉरेन कंपनी है, और याद रखना जो नीचे वाला 2 ऑप्शन था ना 22 और 15 तक का, उसमें सरचार्ज और सेस हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा। अब जो नीचे फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी को फ्लैट 40% टैक्स है, और फॉरेन कंपनी को सरचार्ज है 1 करोड़ तक कुछ नहीं, 1 करोड़ के ऊपर 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5%, और वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 1 करोड़ के ऊपर 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%। क्लियर? वेरी। उसके बाद आपको याद करना रहेगा, इसको कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म, फ्लैट रेट 30%। फ्लैट रेट अगर आपकी 1 करोड़ के ऊपर इनकम जाती है तो फ्लैट सरचार्ज 12%। फॉर क्लियर, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। सबसे फेवरेट मुझे मेरे सब स्टूडेंट को ये लगता है, भाई फ्लैट रेट 31%, 12%, बात खत्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आध बार पेपर इंस्टीट्यूट को पेपर टफ निकालना है, कोने से निकालना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको दे सकते हैं 0 से 10,000 तक आपको भरना है 10%, 10 से 20,000 तक 20%, 20 के ऊपर 30%, और यहां पे भी आपको सरचार्ज आएगा फर्म के रेट से ही। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती है तो उस केस में आपको सरचार्ज आएगा 12%। राइट? वेरी क्लियर नाउ। उसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे चहीते लोग, हमारे इंडियन लोग की सबसे चहीती चीज डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट कभी आपने पढ़ा इनकम टैक्स में? है डिस्काउंट, है सेक्शन 87 है, रिबेट। ये क्या है? डिस्काउंट ही तो है। इंडियन लोग ने बोला है भाई जो जो इंडियन रहेगा उनको हम डिस्काउंट देंगे अगर उनकी इनकम 5 लाख से नीचे है, नेट टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो थप्पड़ वाला गाल पर रिबेट रखना, रिबेट लेना भूलना मत। इसके लिए आपको 2 मार्क जरूर मिलेगा। 5 लाख से नीचे इनकम है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, रिबेट हमको कैलकुलेट करना है। और रिबेट मतलब क्या? अगर 5 लाख से इनकम नीचे तो जितना टैक्स है पूरा का पूरा आप निकाल दो, फ्री। डिस्काउंटेड पर्सन है। लेकिन ये चीज वापस याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेसिडेंट को ही मिलेगा। डिस्काउंट हम हमारे लोगों को ही देने वाले हैं। यस, दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने मैक्सिमम चीजें जो थी वो सब कवर करनी चाहिए। राइट? यप, होप सो आपको समझा है। चलो, रैपिड फायर इट वाज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की, फटाफट उसको रिवाइज करेंगे, फिर बढ़ेगा हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम की ओर। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको याद रखना है, हम देख रहे हैं क्या कोई नागरिक भारतीय तन मन से है या नहीं है, रेसिडेंट है या नहीं है। तो हमें जैसे पता है रेसिडेंट स्टेटस बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है आर, ओआर, आर, एनओआर, और एक बिल्कुल भी ना आर। राइट? आर ओ आर, रेसिडेंटियन एंड हुज ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
पूरे तन मन से रेसिडेंट है भाई, ये पूरे तन और मन दोनों से रेसिडेंट है। रेसिडेंट नॉट ऑर्डर रेसिडेंट, भाई रेसिडेंट तो है लेकिन तन और मन नहीं है भाई इसका। और तीसरा जो रेसिडेंट है ही नहीं। ये हम देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि आपको आगे पता करना होता है क्या इसके हमें कौन सी इनकम टैक्सेबल करनी है और कौन सी इनकम हमें इसकी टैक्सेबल नहीं करनी है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए दो कंडीशंस होती है। यस, इसके लिए आपकी दो कंडीशंस होती है, तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज रहेगी यहां पर आपकी और वाली, किसी को भी सबसे पहले आपको देखना क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक, और बोला मैंने यहां पे और बोला है, कोई भी एक कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी है। तो कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले उसे क्या वो हमारे, यस गाइस, क्या वो हमारे प्रेजेंट ईयर में 182 डेज और मोर, 182 और मोर रहा है या नहीं रहा है। सबसे पहली कंडीशन ये आपको देखनी है वो इंसान की, क्या वो भारत में 182 डेज रहा है या नहीं रहा है। दूसरी कंडीशन उसके बाद है, क्या वो प्रेजेंट पीवाई में हमारे 60 प्लस डेज रहा है या नहीं रहा है। प्रेजेंट पीवाई में 60 प्लस डेज रहा है या नहीं रहा है, या फिर पिछले 4 पीवाई में 365 प्लस डेज, 4 पीवाई में, राइट। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आप भारत के नागरिक कहलाओगे। तन मन से नहीं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस साल में 182 डेज और मोर अगर नहीं रहा तो दूसरी कंडीशन के बाद जाके देख लो आप, क्या इस साल में 60 डेज और मोर रहा है। अगर रहा है तो ठीक है, फिर देखो पिछले 4 पीवाई में 365 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक भी सेटिस्फाई होती है, वो हम कहलाएंगे रेसिडेंट। अब हम आगे उसके लिए दूसरी टेस्ट रखेंगे और कठिन परीक्षा। इस परीक्षा में हम जानेंगे क्या वो तन और मन दोनों से भी है क्या नहीं है। तन और मन दोनों से भी भारत का नागरिक है क्या नहीं है, दोनों से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं बिकॉज ये दोनों भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है यहां पर, अभी पिछले 10 पीवाई में से क्या वो 2 पीवाई, 2 और मोर पीवाई में वो रेसिडेंट था या नहीं था। ये पहली कंडीशन है तन के लिए। अब मन के लिए क्या है तो देख लीजिए, मन के लिए पिछले 7 पीवाई में क्या वो 730 डेज से ऊपर था या नहीं था। आपको याद करना होगा तो 365 को इंटू 2 किया तो 730 हो जाएगा। आपको याद करने का इतना कोई टेंशन है नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो भारत का नागरिक है या नहीं है। उसके लिए कोई भी दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ले भाई। एक तो इस साल में 182 डेज से ऊपर नहीं रह पाया, तो इस साल में 60 के ऊपर तो रह ले कम से कम, और पिछले 4 पीवाई में तो 365 डेज से ज्यादा रह ले। दोनों में से एक भी सेटिस्फाई और रेसिडेंट है, दोनों भी नहीं सेटिस्फाई है तो इस केस में नॉन रेसिडेंट, बात खत्म। क्लियर है सबको। उसके बाद अब हम उसको नीचे लेके आएंगे। अब हम देखेंगे क्या वो तन मन से रेसिडेंट है या नहीं है। तन के लिए क्या है कंडीशन कि वो पिछले 10 पीवाई में 2 पीवाई से ज्यादा रेसिडेंट होना चाहिए। और मन के लिए क्या कंडीशन है कि पिछले 7 पीवाई में पिछले 7 पीवाई में 730 डेज से ज्यादा तुझे यहां पे रहना है इंडिया में। अब इसमें जब वो भारत से बाहर जाएगा वो भी हम दिन गिनेंगे, और वो भारत में जब लैंड करेगा वो भी हम दिन गिनेंगे, क्योंकि वो भारत में तो आ ही गया है। ये चीज आप क्लियरली याद रखना, ठीक है। ये हमारी 2 बेसिक कंडीशन है जो हमें एग्री करनी पड़ती है। उसके बाद अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई पर्सन इंडिया से लीव कर रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई बाहर नौकरी ढूंढने जा रहा है, या फिर कोई क्रू मेंबर, कोई शिप पे क्रू मेंबर करके काम करने जा रहा है, इस केस में हम उसे सेकंड वाली जो एडिशनल कंडीशन है, सेकंड वाली तन मन वाली, वो देंगे ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखेगी और बात खत्म करेंगे। और तीसरी बात, कोई बाहर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, वो सिर्फ छुट्टियां मनाने इंडिया में आया है, उसे क्यों तन मन से मानेंगे ही नहीं। जब कोई बाहर इंप्लॉयमेंट करने जा रहा है, बाहर से काम करने के बाद इधर आ रहा है, वो तन मन से रहेगा ही नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट कंडीशन देंगे। अब एक क्रू मेंबर के टाइम में आपको चीज याद रखनी है, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि अगर आपको वहां पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, अब वो सर्टिफिकेट मतलब क्या, उस सर्टिफिकेट में दिया रहता है कि भाई ये इस दिन से इस दिन तक बाहर था, तो उस केस में जिस दिन से जिस दिन तक बाहर था वो दिन इंक्लूड करना है फॉर एक्सक्लूडिंग इंडिया, मतलब वो इंडिया में नहीं था, क्योंकि सर्टिफिकेट में बोला हुआ है ना। अगर सर्टिफिकेट बोला है 12 अप्रैल से लेके समझो वो 20 मई तक नहीं था, तो 12 अप्रैल और 20 मई इन दोनों को भी हम नहीं गिनेंगे, बिकॉज वो सर्टिफिकेट में दिया हुआ है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में ऐसा है। बाकी केस में इंडिया में जब जाएगा वो दोनों भी दिन हम गिनने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेसिडेंशियल स्कोप फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस। एचयूएफ के केस में हम क्या करेंगे, एचयूएफ के केस में देखेंगे हम कि वो एचयूएफ का वर्किंग कहां पे है। अगर होलली और पार्टली थोड़ा भी इंडिया में है तो उसे रेसिडेंट मानेंगे, पूरा के पूरा बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। अब एचयूएफ के केस में एक्स्ट्रा तन मन वाला केस देखेंगे तो कर्ता के स्टेटस पे डिपेंड करता है। कर्ता
वो 2 PY में है, 2 PY में है या नहीं पिछले 10 PY में, या 730 दिन से ज्यादा है या नहीं पिछले 7 PY में, वो कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फर्म, एलएलपी, कंपनी, इन सबके लिए दो ही स्टेटस है, एक तो रेसिडेंट और तो नॉन रेसिडेंट। तन मन वाला कंडीशन है नहीं, क्योंकि उनके पास मन होता ही नहीं है, वेरी ऑब्वियस, क्लियर। तो उनके लिए हमको सिर्फ इतना देखना है, जो भी फर्म, एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह होगा, उनके लिए आपको सिर्फ देखना है अगर होलली और पार्टली थोड़ा भी इंडिया में है तो वो रेसिडेंट, अगर पूरा का पूरा बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। कंपनी के केस में हम देखेंगे पोएम कहां पे है। पोएम मतलब क्या, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या, जहां पे कंपनी के मैक्सिमम डिसीजंस लिया करते, किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पोएम, राइट। तो पोएम के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा आपका। अब इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, अभी हम बात करेंगे हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। अब जब कभी भी कोई भी इनकम, आपको एकदम नॉर्मल लॉजिकली बोलता हूं, जब कभी भी कोई भी इनकम एक तो एक्रूड या फिर अर्न या रिसीव्ड, एक्रूड और रिसीव्ड, एक्रूड और रिसीव्ड इंडिया में है तो बात खत्म, उसे हम हमेशा इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। अब एक्रूड को हम डीम टू बी एक्रूड भी मान लेंगे, रिसीव्ड को हम डीम टू बी रिसीव्ड भी मान लेंगे, दोनों भी मान के चलना है। दोनों भी इंडिया में अगर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया के केस में। अब सी, ये चार्ट ऐसा बनता है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अब देखो, सबसे पहले अगर उसकी इनकम इंडिया में एक्रूड और रिसीव्ड है तो तीनों तीनों भी यहां पे टैक्सेबल हो गया, ठीक है, वेरी क्लियर। अगर उसकी इंडिया में एक्रूड रिसीव्ड नहीं, फॉरेन इनकम है, तो उस केस में भारत वाले तन मन को तो हमेशा टैक्सेबल करेंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, इन दोनों को हम नहीं लेंगे। और अगर वो फॉरेन इनकम है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब वो उसका जो ऑफिस होगा, उसका कोई ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा इंडिया में है, तो ये तो हमेशा पट्टा इंडिया में आने ही वाला है। इस केस में अगर फॉरेन में कोई इनकम है लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो इसको भी हम पकड़ लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। सिंपल मैट्रिक्स है, अगर आप मैट्रिक्स याद रखोगे तो आपका पूरा चैप्टर का काम यहां पे खत्म हो जाएगा, राइट। भारतीय नागरिक की हमेशा इनकम टैक्सेबल रहेगी इंडिया में। ये दोनों की अगर इंडिया में एक्रूड या रिसीव्ड है, डीम टू बी एक्रूड, डीम टू बी रिसीव्ड है, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम है तो दोनों में नहीं भी होगा। और अगर फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो सिर्फ ये इस केस में टैक्सेबल होगा, इस केस में नहीं होगा। ये आपको क्लियरली याद रखना है, दैट्स इट। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको चैप्टर का काम खत्म, वेरी क्लियर। अब थोड़ा सा हम इसका एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड देख लेते क्या होता है। अब डीम टू बी एक्रूड मतलब क्या, अगर इनकम कोई भी एक्रूइंग है आउटसाइड इंडिया लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया से, कोई भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया से, कोई प्रॉपर्टी है इंडिया से, या फिर कोई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है इंडिया से, चाहे इनकम बाहर एक्रूड होगी, हम उसे डीम टू बी एक्रूड इंडिया मानेंगे, बिकॉज ये इंडिया के रिलेटेड थी। दूसरा, अगर कोई भी सैलरी अर्नड है इंडिया में जिस सर्विसेज देने के बाद, वो भी डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन होगा, उसको इंडिया में आगे काम किया, इंडिया में सर्विसेज दी, सैलरी चाहे फॉरेन में मिले, हम डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया मानेंगे और टैक्सेबल कर देंगे, चाहे वो नॉन रेसिडेंट रहा तो भी। ये हमने डिटेल में सब चीजें देखी थी हमारे क्लास में। उसका सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया को सर्विसेज रेंडर की लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने आपको सैलरी दी है, तो डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी इज ऑलवेज डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। उसके बाद इंटरेस्ट इफ पेएबल। अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट और टेक्निकल फीस के बारे में दोनों टाइम में याद रखना है, चाहे ये इंटरेस्ट या टेक्निकल फीस इंडिया के बाहर क्यों ना दिया हो, लेकिन अगर ये कोई ना कोई एसेट इंडिया के लिए दिए हैं तो डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। मतलब अपने इंटरेस्ट लोन बाहर से दिया, इंटरेस्ट भी बाहर दिया, लेकिन वो इंडिया की एसेट थी। टेक्निकल फीस आपने चाहे इंडिया के बाहर पे किया, लेकिन वो इंडिया के रिलेटेड थी, तो डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। और उसके बाद अगर रॉयल्टी इंडियन गवर्नमेंट ने पे की है तो इट विल बी ऑब्वियसली डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। अब डीम टू बी एक्रूड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि व्हेन इट इज एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड और रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, चारों केस में हमने देखा था, चारों केस में इंडिया टैक्सेबल कर, इंडिया चाहती है जो हमारे रिलेटेड है वो तो हमको टैक्स मिलना चाहिए ना, तो उस केस में चारों केस में टैक्सेबल है। क्लियर है सबको। ये मैंने फटाफट लिया रेसिडेंशियल स्कोप, एक छोटा सा हाईलाइट डाला है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो देश वाला चीज याद रखना है, राइट। और फिर उसके बाद ये जो हमारा डीम टू बी एक्रूड वाला था याद रखना। आप ये सिंपल इसी तरीके से याद कर सकते हो, हमें ऐसा याद करना, फिगर्स के याद करना इजी होता है। तो ये जो नीचे का ये पीवाई के लिए, प्रेजेंट ईयर के लिए, ये पिछले पीवाई की बात करते हैं। क्लियर है सबको। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2 विच वॉज योर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें 3-4 की मेन डिडक्शन में लूंगा, फटाफट रिवाइज करें, जो नॉर्मली 4 से 6 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता है। तो उसमें मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम आप हमेशा याद रखना। देखो, अगर आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, समझो मैं आलू बना रहा हूं, पोटैटो, ओके, मैं पोटैटो बना रहा हूं,
और पोटैटो बना के बेच रहा हूं, इट इज कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैंने पोटैटो से मैंने बनाया चिप्स और ये मैंने एक पैकेट में बना दिया, ले कोई भी कंपनी का होगा, और ये मैंने चिप्स बना के बेचे। तो मैंने क्या किया, उसकी जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक थी वो मैंने बदल दी है, और उसको बदल के पोटैटो को बदल के मैंने चिप्स बना दिया। इस केस में एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज नॉर्मल इनकम भी आ गई है, क्योंकि चिप्स जरूरी नहीं है, अब पोटैटो भी सिर्फ आलू भी बेच सकते हो, चिप्स बनना जरूरी नहीं था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब ये पोटैटो आलू बने ना, इधर की हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। जब ये पोटैटो आलू बने, इधर की हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और ये फेयर मार्केट वैल्यू और ये पोटैटो में बनाने में जो भी एक्सपेंस हुआ है, ये कट करके जो भी इनकम आएगी, ये इनकम हमारी रहेगी एग्री इनकम, राइट। अब ये समझो पोटैटो को मैंने जब फेयर मार्केट वैल्यू, जब आलू से मैंने चिप्स बनाया, तब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू की समझो 10 रुपीज पर केजी। मैंने खर्चा किया इसमें 2 रुपीज पर केजी पूरा बनाने में, तो 8 रुपीज इज माई एग्रीकल्चर इनकम। अब ये पोटैटो को मैंने चिप्स में कन्वर्ट कर दिया है, और कन्वर्ट करने के बाद समझो मैंने बेचे इसको 20 रुपीज पर केजी। तो ये फेयर दिन मार्केट की वैल्यू लेके 10 रुपया, समझो उसको बनाने में और 3 रुपए लगे, तो आपको जो बच के 7 रुपए आएगा, ये आपकी हो जाएगी बिजनेस इनकम। ध्यान में रखना, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेके, जिस दिन हम उसका फॉर्म बदल रहे हैं उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेके, इधर की इनकम एग्रीकल्चर इनकम, उधर की इनकम बिजनेस इनकम। वेरी क्लियर। तो अब ये डिफरेंस कैसे करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कोई भी ऐसी चीज है जिसका बेसिकली अगर वो प्राइमरी मार्केट में बेची जाती है, वैसी ही बेची जाती है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम, उसका अपने कुछ फॉर्म बदला, जैसे टोमेटो को बदल के अपने केचप बना दिया, तो इस केस में वापस आपका बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम दोनों भी आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दे दिए, कोई चार्ज सप्लाई के लिए, वो चार्ज कौन सी चीजें, सबसे पहले चाय कॉफी के लिए सबसे सिंपल 40-60 का रेट है। 40% इज बिजनेस, 60% इज एग्रीकल्चर। एग्जाम में बहुत से बार आपको कंफ्यूजन होगा, सर 40 क्या था, बिजनेस था या एग्रीकल्चर था। तो इसके साथ रखना, जो बड़ा वाला नंबर है ना, वो हमेशा एग्रीकल्चर है। तो 40 फॉर बिजनेस, 60 फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन अगर चाय कॉफी आपकी सस्ती, चाय कॉफी तो 40-60 है, कॉफी अगर आपकी सस्ती है, सिर्फ ग्रोन और क्यूवर्ड है, तो उस केस में आपका 25-75 हो जाएगा। और रबर के केस में 35-65 आपका रेट रहेगा। जो बड़ा वाला रेट है वो एग्रीकल्चर, छोटा वाला रेट बिजनेस इनकम। ये 4 रेट दिए हुए, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसी का ऐसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अब एग्रीकल्चर इनकम आपको कोई एग्जाम में दी, उसके बाद टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वेरी सिंपल, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हुए एक चीज ध्यान में रखोगे कि 4 स्टेप है। सबसे पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो हमारे मार्जिनल वाली थी ना, सेम स्टेप, पूरा इनकम जितना भी 10 लाख समझो नॉर्मल, 2 लाख एग्रीकल्चर, 12 लाख को मिला तो टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाल दो। दूसरी स्टेप आप क्या ऐड करोगे, बेसिक एग्जाम्पशन, जो भी वो आदमी उसको जो भी बेसिक एग्जाम्पशन है, समझो 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन है, उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो, समझो 2 लाख एग्रीकल्चर, 4.5 लाख, इसके ऊपर अलग से टैक्स निकालो। और स्टेप 4 में आप माइनस करोगे स्टेप 1 माइनस स्टेप 3। तो हमने पहले स्टेप में 12 लाख के ऊपर टैक्स निकाला, दूसरे स्टेप में 2.5 लाख प्लस 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम था, इसके ऊपर टैक्स निकाला 4.5 लाख के ऊपर, इसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। स्टेप 1 माइनस स्टेप 3 इज योर फाइनल आंसर। बात खत्म। इतनी सी स्टेप में आप आपका एग्रीकल्चर इनकम का फाइनल आंसर निकाल सकते हो। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपके पे आ जाएगी, उसके ऊपर आप सेस ऐड कर देना, आपका फाइनल काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें बोली हुई है। एचयूएफ को जो हिस्सा मिलता है अपने एचयूएफ में से वो एग्जाम रहेगा, पार्टनर को अपने फर्म में से जो हिस्सा मिलेगा वो एग्जाम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एचयूएफ या फर्म ने अपना टैक्स भर दिया है, तो वो जो रिसिपेंट है उसके हाथ में वो एग्जाम्प्ट है, राइट। उसके बाद हम कोई फॉरेन डिप्लोमेट को रेम्यूनरेशन देते हैं, तो रेम्यूनरेशन से जो मिलता है उसकी गवर्नमेंट से, तो अगर तुम हमारे डिप्लोमेट को छूट दोगे तो हम तुम्हारे डिप्लोमेट को भी छूट दे देंगे। इक्वालिटी जो आप करोगे वही हम भी करेंगे। उसके बाद जो अलग अलग गैलेंट्री अवार्ड्स रहते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो पैसा आएगा, एमएलए एमपी को जो पगार जाएगा, एजुकेशन स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी, उसके बाद परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसमें आपको जो भी अमाउंट मिलेगा दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, ये आपको याद रखना है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड द वेरी लास्ट थिंग, SEZ का यहाँ पे डिडक्शन। SEZ का डिडक्शन एकदम सिंपल है, पहले 5 साल 100% ऑफ योर प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट। उसके बाद अगले 5 साल आपका 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट। उसके बाद उसके अगले 5 साल, मतलब पैदा होने के बाद, बनने के बाद उसके अगले 5 साल 10 से 15वें साल तक, उस केस में 50% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट और आपने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में कितना पैसा डाला, दोनों में से जो भी आपका लोअर रहेगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। अब ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, तो सिंपल, एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब प्रोपोर्शनल प्रॉफिट। आपका टोटल टर्नओवर कितना था, उसमें से आपने टोटल एक्सपोर्ट कितना किया। फॉर एग्जांपल समझो मैंने 50 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, टोटल टर्नओवर मेरा 80 करोड़ का था, तो ये आपका रेशियो बन गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके SEZ के प्रॉफिट से, तो जो आएगा ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट माना जाता है।
पहले 5 साल 100%, फिर 5 साल 50%, फिर 5 साल भूलना मत ये, फिर 5 साल री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में आपने कितने पैसे डाले वो, या फिर ये आपका ये जो प्रोपोर्शनल आया वो, विच एवर इज लोअर विल बी योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। होप सो आपका फटाफट रिवीजन हुआ है। मैंने कोशिश की फास्ट चीजें लेने की ताकि आपका भी टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो। ऐसे ही मैं हमारे आगे की टॉपिक्स का भी, अब आगे की टॉपिक्स एक एक करके लेके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन लेक्चर में एक दो दिन में डालते रहूंगा। प्लीज स्टे अपडेटेड एंड स्टडी हार्ड। आपको अभी बहुत मेहनत करनी है, आपका आखिरी महीना है, जितनी मेहनत करोगे उतना बाकियों से आगे जाओगे और अपने ड्रीम्स के करीब जाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 7293292291। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, या आपको नीचे लिंक में भी नंबर मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।